जापान की एक हाँ स्टोरी मैं सुनाऊं आपको। जी जी। जब जापान जो थी एक थैलासोक्रेसी थी, बिल्कुल चोला एम्पायर की तरह। हम्म। उन्होंने मेजी रेस्टोरेशन के बाद लेट 19 सेंचुरी में यहाँ तक आ गए कि 1930s में उन्होंने बोला कि देखिए हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है, हमें कॉलोनीज की ज़रूरत है। तो उन्होंने कॉलोनीज एक्वायर करना शुरू किया, जैसे चाइना में वो चीन में पहुंच के उन्होंने बिल्कुल। कैप्चर किया। मंचूरिया उन्होंने मंचूरिया कैप्चर किया, वहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी थी में उनकी। भी कोरिया भी थे वो। कोरिया, हाँ। नॉर्थ और पूरे कोरियर पेनिनसुला को उसने पकड़ लिया। और फिर जब उनको लगा कि देखिए हमें और आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे तो सोवियत यूनियन है, हम कुछ ज़्यादा ये नहीं कर सकते। उन्होंने ट्राई किया था, एक कोशिश किया था, लेकिन वो बुरी तरह से वो उनको मार भगाया गया सोवियत आर्मी ने। तो नोमोहान जो क्लैशेस जो बोलते हैं, उसूरी नहीं, नोमोहान एक जगह है, वहाँ पर सोवियत यूनियन, जनरल जूकॉव जो बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत मशहूर जनरल, उनको डिफीट किया। तो उनको लगा कि देखिए नॉर्थ में हम नहीं जा सकते, साउथ में हम कोशिश करते। और उन्होंने कुछ महीनों में सर्च किया 1940-41 में, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे कब्जा कर लिया। साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडोनेशिया, पूरे मलयन पेनिनसुला, और यहाँ तक कि सिंगापुर को उन्होंने कैप्चर किया। और बहुत एक ह्यूमिलिएटिंग नेवल डिफीट ब्रिटेन पे उन्होंने इम्पोज किया। और क्या हुआ फिर? उन्होंने सोचा कि देखिए अब थोड़ा और ईस्ट जाके यूएस नेवी को ध्वस्त करते हैं। ये क्योंकि उनको पता था कि यूएस नेवी सबसे पावरफुल नेवी है रीजनल, इससे हमें बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए उन्होंने प्रीएम्प्टिव अटैक किया पर्ल हार्बर पे। लेकिन जो यूएस नेवी ने उसके बाद जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, उनके वॉरशिप्स डिप्लॉय किए, 1942 से लेके 1945 तक 350 जापानीज जहाज उन्होंने डुबाए, 2000 मर्चेंट शिप्स उन्होंने डुबाए, यानी 20 लाख टन शिपिंग उन्होंने एक 3-4 साल में यूएस नेवी सबमरीन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिए। यानी कि 1945 में जापान की जो पूरी थैलासोक्रेसी, ये सीबॉर्न एम्पायर थी, एम्पायर ऑफ जापान जो है, रातों रात वो कोलैप्स हो गई। और फिर एटॉमिक बॉम्बिंग सब कर दिया और उन्होंने घुटने टेक दिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे टाइम में नहीं, हमारे ग्रैंडफादर्स के टाइम में हमने देखा है किस तरह से एक एम्पायर जो पूरी तरह से समुद्र पे निर्भर करता था, उसके घुटने टेकने पड़े, क्योंकि एक बाहर की शक्ति आके उसको पराजित कर दिया सी पे। तो ये हमारे एक 100 साल से भी कम टाइम में हमने इसको देखने को मिला। इसीलिए अब चीन जो है, ठीक जिस तरह से जापान, इंपीरियल जापान ने एशिया पे कब्जा किया, नेवी उन्होंने बढ़ा दिए। जापानीज नेवी जो, इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेवीज ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। जो कैरियर फाइटिंग टेक्निक्स है उन्होंने पायनियर किए, ना कि यूके और यूएसए ने। यूके ने तो पायनियर किया था एयरक्राफ्ट कैरियर को, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे ऑफेंसिवली यूज करना था वो इंपीरियल जापान ने लोगों को सिखाया, दुनिया को सिखाया। तो अब चीन जो है ठीक इसी मुकाम पे पहुंचना चाहती है जहां पे इंपीरियल जापान थी ऑलमोस्ट 100 years बैक, लेकिन जापान की जो गलतियां हैं वो नहीं करना चाहती। इसीलिए वो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज है, यूएस नेवी को कैसे दूर रखे, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस की जो ट्रांसपेरेंट ओशन स्ट्रैटेजी है, A2D जो है, जिससे एंटी शिप मिसाइल्स को पोजीशन करके उनको दूर रखे, ये वो स्ट्रैटेजी अपना रही है।